नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एक बहुत ही दिलचस्प मॉलिक्यूल की, एरिल हैलाइड्स। ये दिखने में तो काफी सीधे साधे लगते हैं, पर जब बात इनके केमिकल बिहेवियर की आती है तो ये असाधारण रूप से स्थिर होते हैं। तो आइए आज इसी के पीछे का राज जानते हैं। अब जरा स्क्रीन पर इन दो मॉलिक्यूल्स को देखिए, एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड। देखने में तो ये काफी मिलते जुलते लगते हैं ना, पर इनकी केमिकल रिएक्टिविटी में जमीन आसमान का अंतर है। एक तरफ है एल्किल हैलाइड जो आसानी से रिएक्ट कर जाता है, और दूसरी तरफ है एरिल हैलाइड जो ताज्जुब की बात है कि बहुत ही कम रिएक्टिव होता है। और बस यहीं से शुरू होती है हमारी आज की पड़ताल। आखिर इन मॉलिक्यूल्स में ऐसा क्या है जिन्हें असल में रिएक्टिव होना चाहिए था, पर वो इतने ज्यादा स्टेबल होते हैं? ऐसा क्यों है? तो चलिए इस गुत्थी को सुलझाना शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि एरिल हैलाइड्स आखिर होते क्या हैं और कौन सी बात उन्हें इतना खास बनाती है। तो देखिए, एरिल हैलाइड की सीधी सी पहचान ये है कि इसमें एक हैलोजन एटम, मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन, सीधे एक एरोमेटिक रिंग के कार्बन से जुड़ा होता है। और ये जो डायरेक्ट बॉन्ड है ना, यही वो सबसे जरूरी चीज है जो इसके पूरे केमिकल कैरेक्टर को बदल कर रख देती है। तो आखिर इसकी बेमिसाल स्थिरता का राज क्या है? इसका राज छिपा है एक तरह की अदृश्य रेजोनेंस शील्ड में। चलिए देखते हैं कि ये शील्ड बनती कैसे है और ये काम कैसे करती है। होता यह है कि हैलोजन के जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं वो एरोमेटिक रिंग के पाई इलेक्ट्रॉनों के साथ इंटरैक्ट करते हैं, या कह लीजिए कि शेयरिंग करते हैं। और ये कोई मामूली सी अदला बदली नहीं है। असल में इलेक्ट्रॉनों का ये जो लेन देन है, ये कार्बन और हैलोजन के बीच के बॉन्ड के पूरे कैरेक्टर को ही बदल कर रख देता है। तो इस रेजोनेंस का असर क्या होता है? देखिए, इसके 4 बड़े नतीजे निकलते हैं। सबसे पहले तो बॉन्ड में एक तरह का पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है, जो इसे एक सिंगल बॉन्ड से कहीं ज्यादा मजबूत बना देता है। अब जाहिर है, अगर बॉन्ड मजबूत होगा तो छोटा भी हो जाएगा, और इन सब का नतीजा पूरे मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी मतलब स्थिरता कई गुना बढ़ जाती है, और इस बॉन्ड को तोड़ना बहुत बहुत मुश्किल हो जाता है। अब सवाल ये उठता है कि अगर ये मॉलिक्यूल इतने ही स्टेबल हैं तो फिर इन्हें बनाया कैसे जाता है? ये काम हमेशा आसान नहीं होता, और केमिस्ट्स ने इसके लिए कुछ बहुत ही स्मार्ट तरीके निकाले हैं। सबसे सीधा तरीका तो यही है कि हैलोजन को सीधे रिंग में जोड़ दिया जाए, पर इसके लिए एक लुईस एसिड कैटलिस्ट की जरूरत पड़ती है। लेकिन इसमें एक पेच है। इस तरीके से रिएक्शन को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, और अक्सर हमें प्रोडक्ट्स का मिक्सचर मिलता है जो हम नहीं चाहते। तो इस मुश्किल से बचने के लिए और रिएक्शन पर बेहतर कंट्रोल पाने के लिए केमिस्ट एक दूसरे रास्ते का इस्तेमाल करते हैं। वो एक खास तरह का इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल बनाते हैं जिसे कहते हैं डाइज़ोनियम सॉल्ट। ये कई स्टेप्स वाले रिएक्शन की चाबी है। और यहीं पर आती है सैंडमेयर रिएक्शन। ये एक बहुत ही पावरफुल 2 स्टेप प्रोसेस है जो क्लोरीन या ब्रोमीन को रिंग में जोड़ने का एक भरोसेमंद तरीका है। पहले स्टेप में एरोमेटिक एमीन से डायोजोनियम सॉल्ट बनाया जाता है, और फिर दूसरे स्टेप में कॉपर हैलाइड का इस्तेमाल करके हैलोजन को रिंग पर लगा दिया जाता है। अच्छा, इसी का एक और वर्जन है गटरमैन रिएक्शन। इसमें थोड़ा सिंपल कैटलिस्ट इस्तेमाल होता है, जैसे कॉपर पाउडर, पर अक्सर इसकी पैदावार यानी यील्ड थोड़ी कम होती है, इसलिए ये कुछ खास तरह के कामों के लिए ही इस्तेमाल की जाती है। ये जो डाइज़ोनियम सॉल्ट इंटरमीडिएट है ना, ये वाकई केमिस्ट्री के एक स्विस आर्मी नाइफ जैसा है। ये बहुत वर्सेटाइल है। सही रिएजेंट इस्तेमाल करके आप इससे सिर्फ क्लोराइड या ब्रोमाइड ही नहीं, बल्कि एरिल आयोडाइड और एरिल फ्लोराइड भी बना सकते हैं। कमाल की चीज है। तो अब हम आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। हम ये तो जान गए कि एरिल हैलाइड्स बहुत स्टेबल होते हैं, पर अगर हमें उनसे कोई रिएक्शन करवाना हो, उन्हें प्रतिक्रिया करने पर मजबूर करना हो, तो वो कैसे किया जा सकता है? जो नॉर्मल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के तरीके हैं वो यहाँ काम क्यों नहीं करते? इसके पीछे 3 बड़ी वजहें हैं। पहली, रेजोनेंस की वजह से बना मजबूत बॉन्ड जिसे तोड़ना मुश्किल है। दूसरी वजह है sp2 हाइब्रिडाइजेशन, जिसकी वजह से रिंग का कार्बन इलेक्ट्रॉन्स को कसकर पकड़े रहता है और न्यूक्लियोफाइल को दूर भगाता है। और तीसरी वजह ये कि जो नॉर्मल SN1 और SN2 रास्ते हैं वो यहाँ पूरी तरह से ब्लॉक हो जाते हैं। तो इसका हल क्या है? हल ये है कि रिंग को एक्टिवेट किया जाए, और ये होता है रिंग पर कुछ ऐसे मजबूत ग्रुप्स लगाकर जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचते हैं। ऐसा करने से रिंग हमले के लिए तैयार हो जाती है। और जैसे ही रिंग एक्टिवेट होती है, एक खास तरह का मैकेनिज्म काम करने लगता है, जिसे कहते हैं SNR मैकेनिज्म।
इसमें 2 स्टेप्स होते हैं। पहले स्टेप में एक मजबूत न्यूक्लियोफाइल कार्बन पर हमला करता है और फिर दूसरे स्टेप में हैलाइड ग्रुप बाहर निकल जाता है और रिंग अपनी एरोमेटिसिटी यानी अपनी स्टेबिलिटी वापस पा लेती है। तो हमने मॉलिक्यूल को समझ लिया, उसकी स्टेबिलिटी को देख लिया और उससे रिएक्शन भी करवा लिया। पर ये सारी लैब की बातें असल जिंदगी में कहाँ काम आती हैं? चलिए अब इस केमिस्ट्री को इसकी रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन से जोड़ते हैं। ये कोई सिर्फ थ्योरी नहीं है। सिंथेटिक केमिस्ट्री की दुनिया में ये एक मानी हुई बात है कि एरिल हैलाइड्स दवाइयों से लेके एग्रोकेमिकल्स और पॉलीमर्स जैसी एडवांस्ड मटेरियल्स बनाने तक हर जगह एक बहुत ज़रूरी बिल्डिंग ब्लॉक की तरह काम करते हैं। तो स्थिरता और प्रतिक्रियाशीलता के इन बेसिक प्रिंसिपल्स को समझकर ही साइंटिस्ट आने वाले कल के मटेरियल्स डिजाइन करते हैं। और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाके छोड़ देता है। ये जो स्टेबल बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, ये भविष्य में और कौन-कौन सी नई और कमाल की चीजें बनाने में हमारी मदद करेंगे।